नमस्कार दोस्तों। आज मैं भारत ने विश्व को क्या दिया है और विश्व उसको किस तरह से आज के आधुनिक प्रौद्योगिकी के युग में फॉलो कर रहा है, उसी का मैं विश्लेषण कर रहा हूँ। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो टेलीकास्ट होता है, जो ऑनलाइन मीटिंग होती है या फिर जो भी वीडियो टेलीकास्ट भी कर सकते हैं, वीडियोग्राफी भी कर सकते हैं, तो ये भारत की ही देन है। क्योंकि महाभारत युद्ध में जब धृतराष्ट्र अंधे थे, तो वहाँ पे महाभारत युद्ध को उनको मन में देखने की लालसा जगी थी। तो संजय ने उनको दिव्य दृष्टि दिया था। दिव्य दृष्टि के कारण ही उन्होंने महाभारत युद्ध को देखा। उसी के आधार पर आज टेलीकास्ट का आयोजन किया जाता है या ऑनलाइन मीटिंग किया जाता है। दूसरी चीज़ की जो आज का जो नगर योजना है, नगर योजना जो ग्रीन बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट जो आ रहा है, वही भारत की ही देन है। जिसे आप सिंधु घाटी सभ्यता में देख सकते हैं। चूँकि व्यवस्थित मकान ग्रीन बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट वहीं से आया है। उस समय न इतना सुख सुविधा था, न पंखा था, न एसी था। तो उस तरह से बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन किया जाता था ताकि वो हवादार हो, रोशनी आए। वही चीज़ आज भी देख रहे हैं, नगर योजना में भी देख रहे हैं। यहाँ तक कि आपका जो राष्ट्रपति भवन है या जो नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक भी है, जब उसी के आधार पे बनाया गया था। लुटियन ने जो संसद का जो निर्माण किया या जो भी कनॉट पैलेस का या और जो भी हुआ, तो सब वहीं से लिया गया। इसको विश्व ने भी फॉलो किया। दूसरी चीज़ की जो आज का जो शून्य सिद्धांत है, जो जीरो जिसको कहते हैं, ये माना जाता है कि आर्यभट्ट ने ही उनका खोज किया था। आज विज्ञान और प्रौद्योगिकी के युग में जो प्लास्टिक सर्जरी की बात चल रही है, वही भारत की ही देन है। क्योंकि एक बार गणेश जी का जो सर काट दिया गया था, तो वो माँ पार्वती के कहने पर शिव जी ने उनको सिर को लगाया, लेकिन वो हाथी का सिर लगाया उन्होंने। तो प्लास्टिक सर्जरी वहीं से ही चला है। वहीं से ले करके आज तक जो भी जिनका अंग टूट फूट जाता है या किसी तरह के जो स्किन पर प्रॉब्लम आ जाती है, तो प्लास्टिक सर्जरी कराया जाता है। ये सब भारत की ही देन है। इस तरह से भारत की सिर्फ यही देन नहीं है। अब विश्व की सभ्यता उठा के देख लीजिए कि सिंधु घाटी सभ्यता विश्व का पहला सभ्यता माना जाता है, जिसने बहुत कुछ भारत को दिया। चाहे वो बंदरगाह का कॉन्सेप्ट हो या गोदीवाड़ा का कॉन्सेप्ट हो या नदी को पवित्र मानने की जो कॉन्सेप्ट चला है, जिसके कारण बिहार में या ईस्टर्न यूपी में अब तो विश्व भर में छठ पूजा मनाया जाता है, जो तालाब के किनारे, नदी के किनारे, वो सब भारत की ही देन है। क्योंकि नदी को प्रकृति का प्रतीक माना जाता है, जीवनदायिनी माना जाता है और जीवन देती भी है। तो ये सब चीज़ देखा जाए, जो सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर के आप जो भी आगे की भी जो चीज़ देख सकते हैं, वो भारत की ही देन लगता है। यहाँ तक कि वेद जो है, वेद पर पूरा विश्व का अर्थव्यवस्था टिका हुआ। ऐसा माना जाता है कि बीच बीच में जो अमेरिका के अर्थशास्त्री होते हैं या वहाँ के जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, वो बीच बीच में भारत आते हैं, वो वेद का अध्ययन करने के लिए। ये चीज़ पुरी के शंकराचार्य जी ने, जो निश्चला सरस्वती महाराज जी हैं, उन्होंने भी एक्सेप्ट किया था। एक बार मैं उनके साथ मीटिंग में कहीं बैठा हुआ था, तो उन्होंने बताया था कि मेरे पास अमेरिका के भी जो अर्थशास्त्री हैं, वो वेद का अध्ययन करने के लिए आते हैं और वेद के अध्ययन पर ही देश की अर्थव्यवस्था चलता है। लेकिन आज ये दुर्भाग्य की बात है कि हमारे शासक जो हैं, वो वेद को अध्ययन नहीं करके ये धर्म के अध्ययन पर इस देश की अर्थव्यवस्था चलाना चाहते हैं। इसी कारण हिंदू ग्रोथ रेट भी कहा जाता है, क्योंकि एक संप्रदाय को बढ़ावा देने से देश की अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो जाती है। इस चीज़ को इनको इस चीज़ समझ नहीं रहे। तो वेद के जहाँ भी जो कंसेप्ट है, जो 4 वेद है, ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है, ये सब भारत की ही देन है। और जहाँ तक जो संगीत का जो मामला है या संगीत का जो उद्भव हुआ है, वो सामवेद से हुआ है। सामवेद से में ही संगीत का ही वर्णन है। और जहाँ पे भी जैसे कुंड बनाया जाता है, चाहे गर्म जल का स्रोत हो या अग्नि कुंड है, वो यजुर्वेद का संबंध है। और जो भी आगे की जो मान लिया जाए कि जो आज जो सोमरस की बात कहते हैं, बढ़िया जो शराब की बात लोग करते हैं, ये सब भी भारत की ही देन है, लेकिन इसे छिपा हुआ नहीं। इस तरह से भारत का विरासत
बहुत बड़ा रहा। यहाँ तक कि आपका जो ताजमहल है, ताजमहल जो शाहजहाँ ने बनाया था, उसका भी कंसेप्ट विश्व में बहुत जगह देखा जा सकता है। दूसरी चीज़ की जो स्तूप का निर्माण की बात है, जो महात्मा बुद्ध के टाइम से मृत्यु के बाद बनने लगा, वो देखिए विश्व में कहीं पे बौद्ध मंदिर का हो या महाबोधि मंदिर का हो जो बोध गया में स्थित है, उस तरह के मंदिर आपको विश्व में बहुत जगह मिलेंगे। ये किसी से छिपा हुआ नहीं। इस तरह से भारत ने विश्व को बहुत कुछ दिया। आज जो सड़क निर्माण का जो कॉन्सेप्ट चल रहा है व्यवस्थित होकर के, वो सिंधु घाटी सभ्यता में देख सकते हैं। वैसा सड़क का निर्माण ही आज भारत ही नहीं विश्व में किया जा रहा है, क्योंकि सड़क समकोण पर कटते थे और सब 4 लेन 6 लेन वो अपना ज़रूरत के हिसाब से बनाया जाता था, बहुत व्यवस्थित सड़क होता था। अच्छा, विश्व किसी भी देश में चले जाएं, कहीं हर जगह आपको 4 लेन 6 लेन का कॉन्सेप्ट, जिसको हाईवे उससे ज़्यादा लेन होता था एक्सप्रेस वे कहते हैं, ये सब भारत की ही देन है। ये इतिहास बता रहा है। लेकिन आज जो इतिहास बदलने की बात की जा रही है, इतिहास बदल दो, ये अब कितना चीज़ को बदल सकते हैं? जो विश्व में हर जगह फैला हुआ है उसको आप नहीं बदल सकते। चाहे शासन प्रशासन हो, चाहे भाषा हो, आप आदमी को मार सकते हैं, उसके विचार को नहीं मार सकते हैं, उसकी देन को नहीं मार सकते, उसका कंस्ट्रक्शन को नहीं मान सकते हैं। ये चलते जो भी भारत ने जो विश्व को दिया है, किसी से छिपा हुआ नहीं है, आज तक भी दे रहा है। चाहे विकसित नगर योजना है, चाहे योजना का कंसेप्ट हो, ये किसी से छिपी हुई बात नहीं है। इसलिए हर भारतीय को भारतीय सभ्यता और संस्कृति पर गर्व करनी चाहिए, और गर्व करते भी हैं। उसका कारण कि आज भी जो कल्चर भारत में डेवलप हुआ है, वो पहले जो डेवलप हुआ था आज भी है, पर्दा प्रथा या रहन सहन। लेकिन आज जो डिफॉल्ट्स का मामला आ रहा है, जो वेस्टर्न कल्चर के पार्ट्स माना जाता है, जो लोग जाते हैं विदेश, वहाँ से इस तरह के जो चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, इस तरह के कल्चर लेकर के आते हैं, वो कहीं ना कहीं भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति को नुकसान करते हैं, यहाँ तक कि जीवन बर्बाद करते हैं। ये हर लोग जानते हैं। लेकिन ये संस्कृति और सभ्यता की जो तक बात है, ये बहुत लंबे दिन का इतिहास रहा है और इसको बनाया भी जा रहा है। यहाँ तक कि जो विश्व की जो आर्मी के जो बात होती है, जब भारत की आर्मी का जो कॉन्सेप्ट है, वो आप देख सकते हैं, ये मौर्य पीरियड से ही चल आ रहा है। जैसे मान लिया जाए कि कोतवाल को थानेदार कहते हैं, या फिर जिलाधिकारी को उस समय वहाँ पे जो बोला जाता था, अमल गुजारी बोला जाता था, चाहे काजी न्याय व्यवस्था, ये सब भारत का उतना सुव्यवस्थित न्याय व्यवस्था विश्व में कहीं नहीं था, जो मुगल पीरियड में देखने को मिलता है। उसी चीज़ को आज विश्व के हर देश अपना रहा है। चलते भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति की ही देन है। एक लॉन्ग टर्म से विश्व विकास के बाद बहुत सुदृढ़ हुई और इसको विश्व ने भी अपनाया। यहाँ तक कि जो वेद का जो कॉन्सेप्ट है, जो ईरान में जिसको अवेस्ता कहते हैं, वो ईरान ने भी अपनाया। वेस्टर्न एशिया के लगभग सब उसी को फॉलो करते हैं। चाहे डैम बनाने की व्यवस्था हो, पहले भी आप देखा जा सकता है इतिहास में कि छोटे छोटे जो बांध का निर्माण किया जाता था पानी रोक करके जल पहुंचाने के। यहाँ तक कि आपको चंद्रगुप्त मौर्य ने भी ये बनाया था, जो जूनागढ़ के अभिलेख में मिलता है, जो नहर का निर्माण करवाया था जल से सिंचाई करने के लिए, पेयजल के लिए। ये सब भारत की ही देन है। ये देखने की चीज़ है, ये इस पर तर्क करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इतिहास उठा के पढ़ें, भारत ने क्या क्या दिया है विश्व को, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक जो भी प्रत्येक व्यक्ति को जो नौकरी में जो योग्यता की बात की जाती थी कि योग्यता के आधार पर देना, जो जिसको ब्रिटिश सरकार ने भी अपनाया, वो भारत के ही देन है। आप देख लीजिए, जो भी चाहे गुप्त पीरियड हो, चाहे मौर्य पीरियड हो या मुगल पीरियड हो, जहाँ पे भी हो, ये योग्यता के आधार पर ही सेना को नियुक्ति मिलती थी, उनको हिसाब से उनको सैलरी मिलती थी, उनका रूप अलग हो। चाहे आप दिल्ली सल्तनत में देख लें या जो भी आगे के वंशज जो आता है उसमें देख लीजिए किस, लेकिन उसका योग्यता का आधार अलग होता था, क्योंकि उस समय धर्म के आधार पर जो शासन व्यवस्था संचालित होती थी, भाषा के आधार पर संचालित होती थी। लेकिन विश्व में भारतीय सेना का नाम होता था। उसी का प्रमाण है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने
सेल्यूकस जैसे जो सिकंदर का सेनापति था उसको भी उन्होंने हराया। अशोक ने बहुत लंबे क्षेत्र में, यहाँ तक कि अफगानिस्तान से लेकर के बहुत दूर तक पाकिस्तानी भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया उस सेना के बल पे। वही सेना की सुदृढ़ व्यवस्था आज विश्व में स्थापित है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि भारतीय सेना सुदृढ़ है, लेकिन चाइना जैसे टुच्चे से देश डेली भारत को धमकी दे रहा है, ज़मीन पर का इंक्रोचमेंट कर रहा है, डेली को उतरते जा रहा है। लेकिन आज के हमारे जो भारतीय शासक हैं, प्रशासक हैं, इसकी अनदेखी कर रहे हैं। एक तरह से भारतीय सेना को कमज़ोर साबित करना चाह रहे हैं, जबकि भारतीय सेना मुकाबला करने में सक्षम है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। क्योंकि एक अंदर से मनोबल आता है कि मेरा पूर्वजों ने, मेरा इतिहास में, मेरा विरासत ने ऐसे ऐसे सेनाओं को, ऐसे ऐसे व्यक्तियों को दिया है कि मैं किसी को भी हरा सकता हूँ। लेकिन ये लड़ने नहीं दे रहे हैं। मौर्य पीरियड में भी आप देखें, उन्होंने उसके पहले वाले इतिहास से सब उठाया कि मेरे भारतीय सेना या भारत के लोग, चाहे वो जहाँ से भी उन्होंने शिक्षा लिया, ग्रहण किया, चूँकि इतिहास एक विरासत होती है, उसका क्रमबद्ध ज्ञान होता है, क्रमबद्ध विकास होता है, वही इतिहास होता है। लेकिन आज इनको लड़ने नहीं दिया जाएगा। इसलिए भारतीय इतिहास को उठा करके देख लीजिए, विश्व को बहुत, हर चीज़ विश्व को जो दिया हुआ भारत का ही देन है। इसको लोग माने चाहे नहीं माने। तो इस पर एक शेर भी कहा गया है, चलना हम उस गांव से आती भीगी मिट्टी की खुशबू की ओर, चले ये आज़ाद हिंदुस्तानी, चलना हम अपनी संस्कृति की ओर चले। आज भारत भी आज़ाद है, अपनी भारत की संस्कृति है, हर संप्रदाय के लोग रखते हैं, हर संप्रदाय के लोग स्वतंत्र हैं अपनी संस्कृति मनाने के, संस्कृति को रक्षा करने के लिए, सभ्यता की रक्षा करने के लिए। लेकिन विविधता में एकता है। जब देश पर किसी तरह के नुकसान के बाद राष्ट्रीय एकता, अखंडता खतरे में पड़ती है तो सब एक हो जाते हैं। इस चलते भारत ने विश्व को बहुत कुछ दिया। आज विश्व आगे बढ़ रहा है, लेकिन भारत पिछड़ रहा है। उसका कारण है कि जातिवाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद, धर्मवाद को लेकर के इसको उपेक्षा करते हुए सभी भारतीयों को एक होकर के भारतीय इतिहास को फिर से बनाने की ज़रूरत है। थैंक यू।